नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर एनडीटीवी इंडिया पर। इस वक्त आप हैं, मेरा नाम है अंकित त्यागी। तुर्की में बीती रात एक जबरदस्त भूकंप आया। ये जो भूकंप है ये करीब तुर्की में रात को तब आया जब बर्फबारी और बारिश के बीच लोग चैन से सो रहे थे और इसी बीच जबरदस्त भूकंप ने लोगों को झंझोड़ के रख दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तुर्की से, आज सारे दिन इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही। 7.8 की तीव्रता का ये जो भूकंप था, ये पूरे न सिर्फ तुर्की में बल्कि उसके पड़ोसी देश सीरिया में भी इसने काफी जबरदस्त भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। ताजा जानकारी आने तक इस भूकंप से करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और हजारों लोग घायल हैं, बेघर हो गए हैं। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रात के वक्त भूकंप आने के बाद जो भारी नुकसान हुआ और जिस तरीके से उसके बाद लोग घरों से निकल नहीं पाए, सो रहे थे, पूरे के पूरे घर जो हैं वो बिल्कुल ढह गए, उससे कई लोगों की मौत हो गई। शहर कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर कई सारी गलियां, सड़कें पूरे तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं। ये भूकंप के जो झटके हैं वो तड़के 4:17 पर आए। इस भूकंप के बाद सैकड़ों इमारतों जो हैं वो धाराशाही हो गई, टूटकर नीचे गिर गई। इतना जबरदस्त था ये भूकंप। ये इससे पहले तुर्की में इससे बड़ा जो भूकंप है, कम से कम इस तरीके का प्रकोप जो है वो नहीं देखा गया। और न सिर्फ 7.8 की तीव्रता के इस पहले भूकंप से इतना नुकसान हुआ, शाम होते होते जब पूरी एक रेस चल रही थी, जिंदगी को बचाने की कोशिश, जद्दोजहद चल रही थी, 7.5 की तीव्रता का एक और भूकंप आया और उसने तुर्की और सीरिया में खास तौर से एक बार फिर से तबाही मचाई। इसके कुछ घंटे बाद 6 की तीव्रता का एक तीसरा भूकंप भी तुर्की को पूरी तरीके से हिला गया। इन भूकंपों से पहले जो भूकंप से कमजोर और जो टूटी इमारतें थी वो भरभरा कर नीचे गिर गई। यानी कि पहले भूकंप से जिन इमारतों में दरारें पड़ी थी, जो कमजोर हो गई थी, वो इन बाकी 2 भूकंपों से उसमें भी नुकसान हुआ और कई और इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप के नुकसान के बाद बहुत ज्यादा इस वक्त नुकसान वहां पर हुआ है। कई इलाकों में राहत और बचाव के जो कार्य हैं वो पहुंच भी नहीं पाए हैं, क्योंकि जहां पे काम शुरू हुआ था उसके बाद दोबारा से नए इलाके में, और पूरा जो इलाका दायरा इतना बड़ा है कि तुर्की में अभी भी पूरे तरीके से राहत और बचाव के जो कार्य लोग करने में लगे हैं वो अभी तक हर जगह पहुंच नहीं पाए हैं। भूकंप से बिजली और संचार का नेटवर्क जो है वो कई जगह पर टूट गया है, कट गया है। इलाके जो हैं बिल्कुल तुर्की के जो मेन शहर हैं वहां से कट चुके हैं और वहां से कोई खबर आना मुश्किल इस वक्त हो रही है। तुर्की में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है। सीरिया में भी इसी तरीके के कुछ हालात बताए जा रहे हैं। वहां पे अर्थक्वेक सेंटर के प्रमुख ने बताया कि इस पूरे इलाके में बीते 100 साल से सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे बड़ा विध्वंसक भूकंप यही है। सीरिया में भी करीब 600 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरिया में सरकार ने अलेपो और उसके साथ साथ कई और, होमा और कई और जो शहर हैं वहां पर भूकंप से काफी भारी तादाद में नुकसान की बात कही है। इस पूरे भूकंप के मुख्य जो सागर है, जो पूरा जो सागर में एक छोटी सुनामी भी आई है, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। इस भूकंप का जो केंद्र है वो तुर्की के गाजियान्तेप शहर में जमीन से करीब 18 किलोमीटर नीचे इसको बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से गाजियान्तेप शहर के बीच में करीब जो शहर है 20 लाख की आबादी का ये शहर है और तुर्की के सीमा से लगे हुए जो सीरिया के शहर हैं वहां पर भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। युद्ध से पहले ही मार खाए हुए सीरिया में जो शरणार्थियों के इलाके, रहने के इलाके हैं, वहां पे भी जबरदस्त तबाही इसने मचाई है। उत्तरी पश्चिमी सीरिया के भी कई शहरों और गांवों में भूकंप ने तबाही मचाई है। इस भूकंप का असर एक और दूर ग्रीनलैंड और दूसरी तरफ मिस्र की राजधानी काहिरा में भी
इसको महसूस किया गया। इससे पहले 1939 में तुर्की में एक 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 33,000 लोगों की मौत हुई थी। 33,000 से ज्यादा लोग उस भूकंप में मारे गए थे। तुर्की में आए इस भयानक भूकंप की वजह से जो कई सारे लोग इस बात पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ, क्यों इतने बड़े तौर पर तुर्की में भूकंप आते रहते हैं और इससे सीख क्या है बाकी जगहों के लिए। तो चलिए इस पे जाने माने भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत गहलोत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गहलोत के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये भूकंप क्यों इस तरीके के तुर्की में आते हैं, कारण क्या हैं, और साथ ही साथ यह भारत के को भी क्या इससे कुछ सतर्क रहने की, कुछ सीखने की जरूरत है। डॉक्टर गहलोत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कारण क्या है, क्योंकि तुर्की में यह पहला ऐसा बड़ा भयंकर भूकंप नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के भूकंप आए हैं। तो तुर्की और उसके आसपास के इलाके क्यों अर्थक्वेक प्रोन है? जो अगर आप यहाँ का एक टेक्टोनिक मैप देखें तो उसमें आपको पता लगेगा कि एक अरेबियन प्लेट है जो कि साउथ में है, और उसके बाद नॉर्थ में जिसको कि हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। यूरेशियन प्लेट वही है जो हमारे हिमालय के नॉर्थ में भी पाई जाती है। तो यूरेशियन प्लेट काफी बड़ी है। तो इन दिनों इन जो दोनों प्लेट हैं, अरेबियन प्लेट साउथ में और यूरेशियन प्लेट नॉर्थ में, इनके टकराने की एक वहां पे अद्वितीय प्रक्रिया है जिसके तहत ये सारे अर्थक्वेक आते हैं। अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह से है जैसे कि आप कोई हाँ, शायद ये मैप काफी अच्छा है। इसमें आप देखें कि ये एक एरो लगा हुआ है जिसको कि अरेबियन प्लेट का जो जिस तरह को मूवमेंट होता है, अरेबियन प्लेट जिस तरह को मूव करती है, उधर दिखाया हुआ है। उसके ऊपर देखेंगे तो आप यूरेशियन प्लेट लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक माइक्रो प्लेट है या प्लेटलेट जिसे कहते हैं, जिसको हम एनाटोलियन प्लेट कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको याद होगा, अगर आप कोई बीज वाला कोई फल खाने की कोशिश करें, जैसे कि लीची है, तो लीची को आप याद होगा आपको, जब उसको खोला करते थे तो उसको थोड़ा खोल के उसके बाद ऐसे करके दबाया करते थे, दोनों हाथों के बीच में लेके उसको दबाया करते थे, तो जिसकी वजह से उसका बीज निकल के बाहर आता था। तो ये उसी तरह की प्रक्रिया है कि यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट दोनों साइड से दबा रही हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और एनाटोलियन प्लेट जो है वो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ भागने की कोशिश करती है जी, और जिसके तहत ये दोनों तरफ जो फॉल्ट है वहां पर अर्थक्वेक आते हैं। सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि अगर ये इतना भूकंप प्रभावित इलाका है तो उसको देखते हुए, क्योंकि आबादी यहां पर रहते हैं, लोग यहां पर रहते हैं, तो उसको देखते हुए और जो अभी एक के बाद एक, जैसे 7.8, फिर 7.5 और फिर 6 की तीव्रता के जो भूकंप आए हैं, जो आफ्टर शॉक्स लगातार पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं, अभी क्या और भी इस तरीके के आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं जो इससे भी बड़े आफ्टर शॉक हो, जो लोगों को और परेशान करें वहां? देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि क्या ये अनुमान लगाना कि और बड़ा आफ्टर शॉक आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे बताया कि एक सुबह अर्थक्वेक आया था, उसके बाद फिर एक मतलब हमारी सुबह के हिसाब से, हमारे हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से, फिर उसके बाद हमारे हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से एक 4 बजे के आसपास फिर एक अर्थक्वेक आया, और जिसका कि मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा था, करीब करीब जितना बड़ा उस सुबह वाला अर्थक्वेक था। तो आप सोचिए कि ये इतने देर बाद एक इतना बड़ा, उसको आफ्टर शॉक कहें या कुछ और कहें, वो एक और बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आफ्टर शॉक्स तो यहाँ पे आने की बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल आफ्टर शॉक्स आएंगे, और जो कि और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जी, मैं आपसे अंत में एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं कि भारत में भी कहा जाता है कि जिस तरीके से जो हिमालयन प्लेट्स हैं और खास तौर से जो हमारे नॉर्थ इंडिया के इलाके हैं, वो भी भूकंप के तौर पर अगर देखा जाए, सेस्मिक एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, तो वो थोड़े डेंजर जोन वाले इलाके कहे जाते हैं। तो भारत क्या इससे सीख ले सकता है और हमें किस तरीके की तैयारी में रहने की आवश्यकता है? देखिए, टर्की का जो टेक्टोनिक सेटअप है
उसमें अभी तक का सारा जो ध्यान था लोगों का, वो एक जो पुराने आपने नक्शे में देखा, एक नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है, उसके ऊपर था। तो हम लोग तब से जो वहां पे बल्कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है टर्की में, और काफी ज्यादा जो इम्फेसिस होता है, काफी ज्यादा जो रिसर्च की जाती है, वो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट के ऊपर ज्यादा की जाती है। शायद उसके चलते जो ये वाला जो अर्थक्वेक जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट पे आया, उसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उसके और भी कई पॉलिटिकल रीजन भी कई सारे हैं कि मतलब एक तो थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस इलाके में, आप अगर ध्यान से देखें तो उसके चलते ये सब हुआ जी। यही चीज हम लोगों को अपने यहाँ देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक जगह पे केंद्र करते करते हम जो है बाकी जगहों को छोड़ दें, बाकी जगहों को और उसके बाद फिर हमें लगे कि अरे ये तो सरप्राइज हो गया, जैसे कि हमने पिछले कुछ भूकंपों में देखा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सारे इलाकों को सही तरीके से उनको वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन करें, वहां पे पब्लिक आउटरीच करें, वहां पे पब्लिक अवेयरनेस करें और बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट करें। बहुत जरूरी है, इससे सीख लेने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके के, जैसे डॉक्टर साहब भी हमें बता रहे थे कि कम से कम ये समझना होगा कि आप किस इलाके में रहते हैं, उसकी आपको अवेयरनेस होनी होगी और उसी के हिसाब से आपको अपने बिल्डिंग कोड्स और अपने रहन सहन को भी किसी ना किसी तरीके से अपनाना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह की बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सब जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की में जो भूकंप आया है उसके बाद भूकंप में जो लोग मारे गए हैं उसमें शोक जताया, अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही साथ भारत की ओर से एसडीआरएफ की 2 टीमें और विशेष तौर पर प्रशिक्षित खोजी कुत्ते और के साथ भेजी जा रही हैं तुर्की, वहां पर लोगों को और सरकार की मदद करने के लिए। इसके साथ साथ दवाओं का और के साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तुर्की भेजे जाने की भारत की ओर से पहल की जा रही। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं बाल विवाह के अभिशाप की। बाल विवाह जो कि भारत में यूएन की अगर रिपोर्ट की आप बात करें तो 2020 में पूरी दुनिया में होने वाले बाल विवाहों में जो तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा था वो भारत का था, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1.5 मिलियन यानी कि करीब 15 लाख बाल विवाह, चाइल्ड ब्राइड जिनको कहते हैं, भारत के अंदर हर साल इस तरीके की शादियां होती हैं। भारत में बाल विवाह गैर कानूनी है। बाल विवाह निषेधक कानून 2006 के मुताबिक शादी के लिए पुरुषों की जो उम्र है वो कम से कम 21 साल होनी चाहिए और महिलाओं की जो उम्र है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए। सरकार ने अब बाल विवाह कानून जो है उसमें संशोधन भी किया। 2021 में इसे संशोधन करने के बाद महिलाओं के लिए भी शादी की जो उम्र है उसे 21 करने की जो है प्रस्ताव है उसे रखा गया है। दरअसल बाल विवाह लड़कियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे बड़ा जो है एक रोड़ा है, सबसे ज्यादा उनके साथ खिलवाड़ है। इसके बावजूद देश में बाल विवाह की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं, थमती नहीं है। 2020 में जहां देश के अंदर बाल विवाह के 785 मामले सामने आए, वहीं 2021 में ये मामले बढ़कर 1050 हो गए। देश के 8 राज्य बाल विवाह राष्ट्रीय जो औसत है उससे वहां पर ज्यादा बाल विवाह होते हैं, औसत से ऊपर है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक जो 5वां संस्करण उसका है, उसके मुताबिक पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा इस मामले में सबसे ऊपर है, जहां 20 से 24 साल के
43% महिलाओं की शादी 18 साल से कम उम्र में हो गई। अब नेशनल क्राइम ब्यूरो जो है, उस रिकॉर्ड ब्यूरो का अगर आप आंकड़े देखें 2021 के, तो आपको पता चलेगा कि हर दिन करीब 46 लड़कियों की शादी जो तय उम्र है, कानूनन उम्र है, उससे कम हो जाती है, यानी कि बाल अवस्था में उनकी शादी हो जाती है। रिकॉर्ड के मुताबिक 2021 में 12,788 आपराधिक जो अंडर एज जो लड़कियां हैं, वो लड़कियां उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी शादी कर दी गई। ऐसे में बाल विवाह को रोकने के लिए जहां सख्त कार्रवाई की जरूरत है, वहीं समाज को जागरूक बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर इस पे काम करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी असम में एक पूरा सरकार ने एक क्रैकडाउन चलाया, सरकार ने एक पूरी मुहिम चलाई है, उसको लेकर कई सवाल भी सामने आ रहे हैं। दरअसल असम में पिछले 4 से 5 दिनों में बाल विवाह के खिलाफ पुलिस ने करीब 2,500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया है। पिछले 2 दिनों में जो गिरफ्तारियां हैं वो कुछ कम तो हुई हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जो बाल विवाह को लेकर जो गिरफ्तारियां हैं, उसको लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में पुलिस की जो कार्रवाई है, उससे डर का माहौल बना हुआ है। बाल विवाह के आरोप में जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके परिवार पुलिस थानों के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। हमारे सहयोगी रतनदीप चौधरी की पहले ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, आपको असम में क्या यथास्थिति है, जमीन पर क्या हालात हैं इस पूरे क्रैकडाउन के, इस पूरी मुहिम के, वो ये रिपोर्ट अच्छे से समझा रही है। असम के होजाई में दोबाका पुलिस थाने के बाहर अपने पति का इंतजार करती एक गर्भवती किशोरी, उसका बाल विवाह हुआ था। पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। वो जानना चाहती है कि पति का क्या हाल है, उसे कब छोड़ा जाएगा। उसकी माँ और सास साथ आए हैं। वो जब 17 साल की थी तो घर से भाग गई थी। उसकी माँ का दावा है कि समाज के डर से उसने जल्द ही अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन अब ये किशोरी गर्भवती है और पति जेल की सलाखों के पीछे। मैं उसे प्यार करती थी, उसके साथ भाग गई। तब मैं कम उम्र की थी, लेकिन हमें कानून का पता नहीं था। बीती रात पुलिस हमारे घर आई, मेरे पति को मारा और गिरफ्तार कर लिया। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। खाना नहीं होते। हमें बाल विवाह के कानूनों का पता नहीं था, क्योंकि वो भाग गए थे और बाद में खुदकुशी की धमकी दे रहे थे, तो हमने कम उम्र में ही उसकी शादी करा दी। हमें हालात ने मजबूर कर दिया था। असम पुलिस ने बाल विवाह के विरुद्ध मुहिम छेड़ा है, तब से असम के बहुत सारे पुलिस स्टेशन के बाहर इस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है। जबकि जिन लोगों को, जिन आरोपियों को पुलिस ने बाल विवाह के लिए पकड़ा है, उनके परिवार वाले, परिजन इसी तरह घंटों भर पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े रहते हैं। कभी कभी वो प्रदर्शन भी करते हैं और उनका ये कहना है, जब उनसे हमने बात की, उनका ये कहना है कि बाल विवाह गांव में होता रहता है और इसलिए होता रहता है। उनका कहना है कि बहुत लोगों को तो बाल विवाह का जो कानून है वो कानून ही ठीक तरह से पता नहीं है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि कुछ कुछ जगह पे गरीबी के लिए, कुछ कुछ जगह पे शिक्षा के अभाव के लिए बाल विवाह प्रचलित है। और बहुत लोगों का ये भी कहना है कि जिनका बाल विवाह के उम्र के ऊपर शादी हुई है, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे लाया गया है पुलिस द्वारा। और कहीं ना कहीं पे जागरूकता जो सरकार को करनी चाहिए थी, उसका अभाव यहाँ पे झलकता है। सामाजिक कार्यकर्ता मुनव्वर हुसैन बीते 7 साल से होजाई के ग्रामीण इलाकों में काम कर रहे हैं और लोगों को बाल विवाह के बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस कार्रवाई के असर की जानकारी दी। अनफॉर्चुनेट बात है कि कुछ एजुकेशन माने एडुकेटेड लोग भी चाइल्ड मैरिज जानबूझ के चाइल्ड मैरिज करवाते हैं।
जानबूझ के चाइल्ड मैरिज करवाते हैं। अभी देखने का पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने अभी जो मैसिव एक्शन लिया है, इस एक्शन को हम लोग सपोर्ट किया 100%, क्योंकि हम लोगों ने जितना अवेयरनेस लास्ट 7 ईयर्स में किया, ऑलमोस्ट सभी को मालूम है। मैक्सिमम केसेस में जो हम लोगों ने पहले वो लोग को रोका था चाइल्ड मैरिज करने के लिए, उसके बावजूद वो लोग उन लोगों ने छुप के चाइल्ड मैरिज किया है। तो वो लोग अगर अभी ये बोलेगा कि हम लोग को पता नहीं था, हम लोग अवेयर नहीं था, ये टोटल गलत बात है। 80% केसेस जो है, 80% केसेस जो जितने भी चाइल्ड मैरिज किया है, सबको पता था कि चाइल्ड मैरिज किया है, और मैक्सिमम केस में हम लोगों ने रोका है उनको। बाल विवाह के आरोप में सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं पकड़ा गया है, कई धर्मों और जातियों के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डोबोका के हल्दियाती इलाके में ये मां और उसकी गर्भवती बहू बोडो आदिवासी समुदाय से हैं। वो हिंदू हैं, काफी परेशान हैं क्योंकि उनके परिवार के सभी आदमियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जब मेरी शादी हुई तो मुझे 18 साल का होने में सिर्फ 12 दिन रह गए थे। हमारे इलाके की कई लड़कियों की इस उम्र में शादी हो जाती है। अब उन्होंने मेरे पति, ससुर और पिता को गिरफ्तार कर लिया है। हमें बाल विवाह कानूनों की जानकारी नहीं है, हमें किसी ने नहीं बताया, न ही सरकार ने जागरूक किया। हमारे परिवार के दोनों आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार में वो ही कमाते हैं, हमारे पास खाने की भी बहुत कमी है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक आंकड़ा ट्वीट करते हुए दावा किया कि राज्य में किशोरियों के गर्भवती होने की दर 16.8% है, जो बहुत ही गंभीर है। उधर विपक्ष जहां पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है, वहीं कानून के कई जानकारों का कहना है कि गिरफ्तारी ही एकमात्र उपाय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आरोपियों को पहले नोटिस जारी किए जाएं। बिना नोटिस कोई भी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। Absolutely, it's not permissible under the law. चाइल्ड मैरिज के लिए जो अदर्स कॉन्सिक्वेंसेस है, जो लिटरेसी कम है, उसके ऊपर गवर्नमेंट काम नहीं कर रहा है। चाइल्ड मैरिज का जो अवेयरनेस होना चाहिए, इसके ऊपर काम नहीं हो रहा है। लेकिन इस चाइल्ड मैरिज के लेके जो अभी गिमिक क्रिएट किया गया, जो एक माहौल क्रिएट किया गया, तो इसके जरिए एक बात क्लियर हो गया कि चाइल्ड मैरिज के तहत यहाँ में आदमी को जो जेल भराने का काम कर रहा है, ये एक प्रक्रिया जो है ये गलत है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने साफ कर दिया है कि उनका इरादा 2026 तक असम को बाल विवाह से मुक्त करना है। असम में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। हमने ये मुहिम शुरू की है। 2000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। हम चाहते हैं कि 2026 तक असम बाल विवाह से मुक्त हो जाए। खत्म कर दूंगा। बाल विवाह के मामले में पुलिस की कार्रवाई सोमवार को कुछ और कम हुई। अभी तक करीब 2500 गिरफ्तारियां की गई हैं और पुलिस अब उनसे जुड़ी रिपोर्ट बनाने में जुटी है। होजाई से संजय चक्रवर्ती के साथ रतनदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अब इस पूरी कार्रवाई पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। क्या यही एक तरीका है क्या इसी तरीके से रोके जा सकता है बाल विवाह को? अचानक जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं, कितनी जायज हैं? इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संविधान के एक्सपर्ट और जाने माने जो जानकार हैं फैजान मुस्तफा साहब, वो जुड़ रहे हैं। फैजान साहब, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और पुलिस की जो कार्रवाई है, उस पर आपकी क्या राय है? संविधान के हिसाब से क्या बिल्कुल ठीक कर रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? देखिए, जो बाल विवाह है ये बड़ी पुरानी समस्या है। भारतवर्ष में विश्व में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। पूरे विश्व में भी अगर आप देखें तो चंद साल पहले तक हर तीसरी शादी जो थी वो बाल विवाह थी। अब कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है और हर 5वीं शादी बाल विवाह है। अगर आप देखें 2011 की सेंसस
तो राजस्थान में 47% बाल विवाह हो रहे थे। कर्नाटका में पिछले 5 वर्षों में 300% बढ़ोतरी हुई है बाल विवाह में। कोविड की वजह से भी बाल विवाह बढ़े। अब बाल विवाह बढ़ने की वजह जो है वो हमारे जो धार्मिक कानून है, उन कानूनों में जिस तरीके की चीजें कही गई, गर्भदान हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक संस्कार, पहला संस्कार है, और उसमें यह माना जाता है कि जैसे ही कोई लड़की जो है वो प्यूबर्टी तक पहुंचे तब उसका विवाह हो चुका हो और वो गर्भधारण करे। इसी तरह जो मुस्लिम मुल्ला लोग हैं, क्लर्जी हैं, उन्होंने भी बाल विवाह को वैलिड माना। देश में बाल विवाह के कानून बनने में भी बड़ी समस्या हुई। 1891 में जब 12 साल उम्र की गई तब उसका विरोध हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। जस्टिस थे, जस्टिस मित्तर, कलकत्ता हाई कोर्ट के, उन्होंने विरोध किया और कहा कि ये हिंदू धर्म में हस्तक्षेप है। फिर शारदा बिल आया 1927 में और 1929 में पास हुआ, जिसमें लड़कियों की शादी की एज 14 साल और लड़कों की 18 साल कर दी गई। फिर देश की स्वतंत्रता के बाद लड़कों की एज 18 और लड़कियों की एज 18 और लड़कों की 21 वर्ष कर दी गई। अभी पिछले वर्ष हमने इस कानून में संशोधन किया और हमने कहा कि दोनों लड़के लड़कियों का जो विवाह होगा वो 21 वर्ष की आयु में होगा। तो यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है उसमें भी ये बात बार बार कही गई कि गरीबी बाल विवाह का, अशिक्षा बाल विवाह का सबसे बड़े कारण है। यदि हमें बाल विवाह को समाप्त करना है तो उसके लिए क्रिमिनल लॉ का इस्तेमाल बहुत फायदा नहीं पहुंचाएगा। आसाम के मुख्यमंत्री का इनिशिएटिव, उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है। बाल विवाह हमारे देश पे एक कलंक है। अगर बाल विवाह होते हैं उसकी वजह से लड़कियां जल्दी प्रेग्नेंट होती हैं, उनका जो राइट टू हेल्थ है वो वायलेट होता है, उनकी शिक्षा बीच में रुक जाती है या मिलती ही नहीं और उनको कोई स्किल भी नहीं मिलती। तो ये एक विशियस साइकिल है। इस साइकिल को तोड़ने का तरीका लार्ज स्केल गिरफ्तारियां नहीं है। उन गिरफ्तारियों के नतीजे में आपने देखा कि एक विधवा ने, जिसका पति जो था वो पिछले साल कोविड में मर गया था, 2 बच्चे हैं, उसकी 2012 में शादी हुई, वो उस समय माइनर थी। अब उसके पिता को उस जुर्म के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और उसने आत्महत्या कर ली। इन मामलात में बड़ी समझदारी से काम करने की जरूरत होती है। सबसे ज्यादा फायदा शिक्षा से मिलता है। शिक्षा पर जोर दें, बालिकाओं की शिक्षा पर जोर दें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो बाल विवाह का ब्रह्मास्त्र साबित हो सकता है उसको समाप्त करने में। मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी के इस नारे की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमने कहीं ना कहीं इसमें हिजाब का मामला ला दिया, उससे मुसलमान लड़कियां, आपने देखा कर्नाटका में स्कूल छोड़ दिए, वो सब भविष्य में बाल बधुएं बनेगी। यदि हम बाल विवाह को समाप्त करना चाहते हैं और आसाम में मुसलमानों में ये प्रथा अगर ज्यादा है तो मुसलमानों को, खासतौर से मुसलमान लड़कियों को शिक्षा दें। तो सबसे जरूरी है शिक्षा से और लोगों को समझाकर इस तरह की जो कुप्रथा है उसे रोकने की कोशिश की जाए। डंडा चला के शायद बहुत ज्यादा इस पर असर होगा नहीं। अब बात करते हैं अडानी समूह को लेकर एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर संसद में लगातार तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा आज जारी रहा। सरकार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं दिखा। संसद के गांधी प्रतिमा से लेकर सदन तक हंगामा। लोकसभा राज्यसभा में लगातार तीसरे दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा।
अडानी समूह को लेकर हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर तकरार जारी है। सदन में कामकाज ठप है। संसदीय कार्य मंत्री लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष सदन चलने दे, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराए, लेकिन विपक्ष सरकार की बात सुनने को तैयार नहीं दिख रहा है। आपको जो भी चर्चा करना है धन्यवाद प्रस्ताव में आप चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया जाइए, तुरंत चर्चा शुरू करिए। संसद का ये समय अमूल्य समय है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही साफ कर चुकी हैं कि सरकार ने अदानी समूह को कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। Regulators are independent of the government. रेगुलेटर सरकार से बिल्कुल अलग और स्वतंत्र है। उन्हें जो ठीक लगता है वो करने दिया जाता है और बाजार के ठीक से नियमन के लिए सेबी प्रमुख संस्था है। And the markets regulated well in prime condition. The SEBI is the authority and it has the wherewithal to keep that prime condition. हालांकि अब संसद में जारी गतिरोध पर विपक्ष में भी फूट पड़ती दिख रही है। टीएमसी जैसे दलों ने कहा है कि अब सदन में चर्चा शुरू होनी चाहिए। कांग्रेस भी अब इसी मूड में है। We are deeply sorry, we are deeply disappointed and we hope that हम बहुत ज्यादा निराश हैं। हमें उम्मीद है कि जब हम कल एक और नोटिस देंगे तो वो नोटिस स्वीकार किया जाएगा ताकि चर्चा शुरू हो सके। ये सरकार की तरफ से कहना बिल्कुल गलत है कि ऑपोजिशन हाउस को चलने नहीं दे रही है। हम हाउस में चर्चा चाहते हैं। let me repeat it for the last time, we are not disrupting the house, we want a discussion in the house. लेकिन आम आदमी पार्टी और बीआरएस जैसे दल अब भी अपने पुराने रुख पर अड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि सदन का बजट सत्र कैसे सुचारू रूप से चल पाता है। इस विवाद की वजह से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा नहीं हो पा रही है, जो संसदीय परंपरा के लिहाज से अच्छी बात नहीं है। इसका ध्यान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को रखना चाहिए। नई दिल्ली में संसद भवन से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच बाजार में पिछले कुछ दिनों से हो रही गिरावट जो है वो अडानी के शेयर्स में वो आज भी जो कुल मिला के बाजार है उसमें आज भी जारी रही। बाजार में आज 0.5% गिरा। सेंसेक्स 334 अंक गिरकर 60,506 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 79 अंक गिरकर 17,764 पर बंद हुआ। कुल मिलाकर जो मेटल शेयर हैं वो सबसे ज्यादा इसमें गिरे। इस बीच अडानी प्रमोटर्स ने अपने गिरवी रखे शेयर के पूर्व भुगतान कर दिए हैं। इसके लिए 1.1 अरब यूएस डॉलर चुकाए गए हैं। अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी करके कहा कि हाल में बाजार की उठापटक को देखते हुए और अडानी लिस्टेड कंपनियों के शेयर के जो शेयर हैं उन्हें गिरवी रखकर उठाए गए कर्ज को घटाने की प्रतिबद्धता के तहत पूर्व भुगतान किया गया है। गिरवी शेयर्स को छुड़ाने के लिए पूर्व भुगतान का अर्थ है कि शेयर के एवज में जो उधार लिए गए फंड को वापस चुकाया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि गिरवी शेयर्स को छुड़ाने की जो कार्रवाई है वो बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत होगी। इस बीच अडानी जो ट्रांसमिशन की तीसरी जो तिमाही है उसका मुनाफा 73% बढ़ा है। आज अडानी ग्रुप के शेयरों में का प्रदर्शन भी बेहतर रहा और अडानी जो पोर्ट्स है वो 8% की उछाल पर बंद हुआ। छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं खबरों की खबर में। वापस आइए, बहुत सारी खबरें और भी हैं जिन पर बात करनी है। तिहाड़ भी आपको लेके चलेंगे, वहां पर एक नया ऑपरेशन चल रहा है, उसके बारे में बताएंगे। लगातार विवादों में रहने वाली तिहाड़ जेल ने अब ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू कर दिया है। इसी ऑपरेशन के तहत जेल प्रशासन ने न सिर्फ 2.5 महीने में 380 फोन जब्त किए हैं, बल्कि 100 से ज्यादा ऐसे डार्क स्पॉट जो हैं
उनकी भी पहचान की है, जहां पर जैमर लगे होने के बावजूद मोबाइल के सिग्नल जेल के अंदर आते थे। अब जेल में नई तकनीक के जरिए मोबाइल नेटवर्क को खत्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। क्या है जेल के अंदर होने वाले जुर्म को रोकने के इस पूरे प्लान की खबर इस रिपोर्ट में। देश की सबसे सुरक्षित समझी जाने वाली इस तिहाड़ जेल के अंदर कानून तो चलता है जेल मैनुअल से, लेकिन मोबाइल नेटवर्क चलता है जुगाड़ से। जिस कैदी के पास मोबाइल के सिग्नल हैं उसी का दबदबा है। सुकेश चंद्रशेखर ने जेल से ही बैठकर मोबाइल फोन के जरिए 200 करोड़ रुपए की वसूली कर डाली, तो लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर मोबाइल से ही सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची। लेकिन अब इन मोबाइल फोन के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू हो गया है। वी हैव आइडेंटिफाइड मेनी डार्क स्पॉट्स और टेक्नोलॉजी भी हमने आइडेंटिफाई कर ली है ताकि हम उसको किस प्रकार से पूर्णतः सिग्नल फ्री बना सके, ताकि फोन है या नहीं है वो बेकारी है आपके लिए। ट्रायल स्टेज हमने अभी किया है, पायलट प्रोजेक्ट हम अब 2 जेल में शुरू करेंगे शीघ्र, और मुझे उम्मीद है उसके बाद हम सब एक राहत की सांस ले पाएंगे। तिहाड़ में 16 जेल हैं और 19,800 कैदी हैं। कैदी जेल के अंदर से ही मोबाइल के जरिए रंगदारी मांगने से लेकर गैंग चलाने और हत्याओं की साजिश को अंजाम देते हैं। तिहाड़ जेल में 3 जैमर हैं, जबकि तिहाड़ जेल के अधीन मंडोली जेल में 1 जैमर है। ये पुराने 2G नेटवर्क वाले हैं और इनकी रेंज 400 मीटर तक ही है, जबकि कैदी अब 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैदी तिहाड़ में उन जगहों को खोजते हैं जहां मोबाइल के सिग्नल आते हैं, फिर वहीं से बैठकर आराम से फोन और वीडियो कॉलिंग करते हैं। तिहाड़ प्रशासन ने हाल ही में मैपिंग के जरिए जेल के अंदर ऐसे 100 से ज्यादा डार्क स्पॉट की पहचान की जहां मोबाइल नेटवर्क आता है। डार्क स्पॉट की पहचान करने के बाद जेलों में छापेमारी कर 2 महीने के अंदर 380 मोबाइल फोन बरामद किए गए। तिहाड़ में अब ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे पूरी जेल में मोबाइल नेटवर्क आए ही ना और मोबाइल कॉलिंग पर रोक लग पाए। हाल फिलहाल खबरों में भी पढ़ा था कि 380 से ज्यादा मोबाइल फोन हम अपनी रेड्स इंटेलिजेंस डेवलप करके रिकवर कर लिए हैं, और मेरा मानना है और भी होंगे। तो ये तो निरंतर प्रक्रिया है जो मेरा ख्याल चलती रहेगी, बिकॉज जब तक इसकी ज़रूरत है तब तक ये आते रहेंगे। इसको बंद करने के लिए कि हमें मुहिम छेड़नी पड़ेगी कि यहाँ पे फ़ोनों का इस्तेमाल ही ना हो सके, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना आवश्यक रहेगा, और उसके बिना कोई चारा नहीं। कैदी जुराब में मोबाइल डालकर पाइप से लटका देते हैं, तो कभी वाटर टैंक और वाटर पाइप की लाइंस में छुपा देते हैं, किसी की नज़र न पड़े, लिहाजा कभी मोबाइल को टॉयलेट के पीछे वाले हिस्से में फिट कर देते हैं। तिहाड़ में बॉडी स्कैनर का भी ट्रायल होगा, जिससे मोबाइल या दूसरा सामान अंदर न जा पाए। आज के दौर में तिहाड़ जेल का नाम बदनाम इसलिए है क्योंकि जेल के अंदर से बड़े बड़े माफिया और गैंगस्टर फोन का इस्तेमाल करते हैं, अपना गिरोह चलाते हैं और फोन का इस्तेमाल कर हत्याओं को अंजाम दिलवाते हैं। अब इन फोनों पर रोक सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके लिए तिहाड़ नए कदम उठा रही है। अब देखना होगा कि क्या इन कदमों से तिहाड़ जेल में कैदियों के फोन बंद होते हैं या नहीं। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।